यूपी की नई असम्बली मुंतखब करने के लिए इंतखाबी सरगर्मियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। पहले मरहले के तहत मगरबी यूपी की 58 असम्बली नशिस्तों पर इलेक्शन होने वाले हैं। ये इलेक्शन 10 फरवरी को हो गए। इसी हवाले से हमारे साथ आज बात करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नायब सदर शरफुद्दीन अहमद साहब हैं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर वकील भी हैं और इससे कबल इस जमात में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया में आने से कबल उनका ताल्लुक़ बहुजन समाज पार्टी से था और वो कानपुर से लोकसभा का इलेक्शन भी बीएसपी के टिकट पर लड़ चुके हैं। और वहाँ की जो यूपी की जो सियासत है, जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है और कौमी सियासत में अहम किरदार अदा करता है, उसकी नफ्स से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। ख़ास तौर से मुसलमानों की जो वहाँ पर जिस तरह की सियासत होती है और मुसलमानों की जो तंजीमें हैं, सियासी तंजीमें हैं, जो वहाँ पर जिस पैमाने पर जो है इस मरतबा इलेक्शन में कूद पड़ी है, उस पर भी वो काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं और ख़ुद उनकी पार्टी भी इस मरतबा यूपी के इंतखाबात में, असम्बली इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। शरफुद्दीन अहमद साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। आपका ताल्लुक़ यूपी से है। आप यूपी की सियासत में अमली तौर पर भी और फ़िक्री तौर पर भी शामिल रहे हैं और आपने इलेक्शन भी लड़ा है इससे पहले कई मरतबा। आप ये बताइए कि इस वक्त जो मंज़रनामा जो उभर रहा है यूपी में, जिस तरह का मंज़रनामा, सियासी मंज़रनामा उभर रहा है, उसमें आप क्या इम्कानात देख रहे हैं? हवा का रुख किस तरफ जा रहा है? यूपी की सियासत में इस वक्त बड़ी फ्लूएंसी है। मालूम नहीं हो पा रहा है कि एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है कि बीजेपी को कोई भी पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक उनकी मुनज़्ज़म ताकत है। उसकी बुनियाद पर जो उनका स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसकी बुनियाद पर एक उनका कमिटेड वोट भी है। और यूपी के साथ ये रहा है कि वहाँ हमेशा जज्बात पे इलेक्शन हुआ है और जज्बात की बुनियाद वहाँ पर फ़िरका परस्ती और कास्टिज़म रहती है। सारे वोट जो बहुत तरह से अपने रुझानात बताते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का दिन आता है तो यूपी की सियासत पूरी तौर से कास्टिज़म के दायरे में सिमट जाती है। और एक नया जो फैक्टर है वो फ़िरका परस्ती का है, कम्युनलिज़्म का। तो वहाँ पर लड़ाई जो है कम्युनलिज़्म वर्सेस कास्टिज़म की है। कोई सियासी मुद्दा नहीं है। सारी पार्टियाँ एक मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रही हैं और वो मुद्दा है मेजॉरिटेरियनिज़्म। अक्सरियत का अपीज़मेंट वहाँ करने की कोशिश जो पूरे मुल्क में हो रही है और जो इंडोक्ट्रिनेशन कर दिया है संघ ने पिछले 90 साल में, उस दंगल पे सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो कुछ भी वहाँ नया नहीं है। जो हमेशा होता रहा वही अभी भी हो रहा है, यानी कम्युनलिज़्म वर्सेस कास्टिज़म। अगर कास्टिज़म जीतेगी तो बीजेपी हारेगी, अगर कम्युनलिज़्म जीतेगी तो बीजेपी जीतेगी। अच्छा, ये आप जो कह रहे हैं कम्युनलिज़्म और कास्टिज़म जो है, ये कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी हमेशा ये कोशिश करती रही कि ये जो कास्टिज़म है, कास्ट का जो इशू है, उसको दबाने के लिए हिंदुत्व के नाम पर जो है वो पूरा जो धारा है मुसलमानों की तरफ वो करती रही। अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये लड़ाई जो है कमंडल वर्सेस मंडल की वहाँ पर रिवाइव हुई है, उसका अहिया हुआ है। तो इसकी जो है चंद मिसालें ये नज़र आ रही है कि हमारे मुल्क के जो वज़ीर दाखिला है वो जाके वहाँ जो है बजाय जो है बीजेपी ने 5 साल में क्या काम किया, वहाँ पर किस तरह के लोगों को राहत पहुँचाई, कौन से तरक्याती काम की, वो बताने के बजाय वो ये कह रहे हैं कि जाटों ने और आपके बीजेपी ने 650 साल तक मुग़लों की जो हुकूमत रही है उसका मुकाबला किया है। अब उनको ये भी नहीं मालूम है कि मुग़लों की हुकूमत जो है सिर्फ 300 साल रही, 323 साल रही है, वो 650 साल बता रहे हैं और बीजेपी की पैदाइश जो है 1980 में हुई है। तो इस तरह की जो बातें हो रही है और वहाँ के जो वज़ीर आला है वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने मुसलमानों को बर्तन मारने के काम पे लगा दिया है और हिंदू को हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है
नैरेटिव जो चल रहा है, इसको किस उसमें देखेंगे आप, तनाजुर में देखेंगे? देखिए, कोई नया फैक्टर यूपी में नहीं है। आप सोचिए कि वहाँ पर जो कास्ट को विन ओवर की कंपटीशन है, उसमें कोई पीछे नहीं है। अभी जो सज़ा याफ्ता आदमी है, बाबरी मस्जिद का कातिल है कल्याण सिंह, उसको इलेक्शन से पहले ही उसकी बहुत इज्जत बढ़ाई गई है, भारत रत्न दिया। और जो आपने कहा कमंडल, कमंडल का मतलब ही यह है कि वो मंडल के ख़िलाफ़ आया है। मंडल के ज़रिए जो मुत्तहद हो रही थी तमाम तरह की ताकतें, जो सोशल जस्टिस के नाम पे कह रही थी और जो मनुवाद है, ब्राह्मणिज़्म के ख़िलाफ़ खड़ी हो रही थी, उस ताकत को ख़त्म करने के लिए, जिसे मंडल कहते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए ये ब्राह्मणिज़्म ने राम के ज़रिए रामायण दिखा के, तो उसमें अकेली बीजेपी की नहीं है, ये जो रामायण के ज़रिए रामायण दिखा के जो सीरियल का एक आउरा खड़ा बनाया गया, एक माहौल बनाया गया, वो जो था वो इसीलिए था कि लोगों का जहन हटाया गया था। उसमें कांग्रेस के ज़माने में रामायण सीरियल को ब्रॉडकास्ट किया गया और फिर उसका जो जिस तरह से रथ यात्रा निकाली गई सोमनाथ से अयोध्या तक, उसका एक मैसेज था। तो ये जो एक तरह का डिस्कोर्स पैदा किया गया, सियासी डिस्कोर्स, उसमें सब एक साथ शामिल थे। अब झगड़ा ये है कि अगर हट भी जाती है, मान लीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश से, तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मशीनरी वही है, ब्यूरोक्रेसी वही है, पुलिस वही है। और आप सोचिए कि वो शख्स जो यूपी में निरपेन मिश्रा का नाम था, जो कि मुलायम सिंह यादव का चीफ सेक्रेटरी था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, वही मायावती का चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ। वही फिर बाद में आके बहुत सबसे ख़ास आदमी मनमोहन सिंह का हो गया। उसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कानून में अमेंडमेंट करके उसको एडवाइज़र प्राइम मिनिस्टर का बनाया गया। तो आप सोचिए कि ब्राह्मणियत की ताकत इतनी मजबूत है। और यूपी में तो ब्राह्मण बहुत ज़्यादा हैं, मुल्क में उनका तनासुब 3.5% है, तो यूपी में उनका तनासुब 10 से 11% है। और पूरी का पूरा कंट्रोल हर पार्टी का ब्राह्मण्स के हाथ में है। तो जहाँ पर वहाँ मुसलमान इररिलेवेंट है, मुसलमान 20% है, लेकिन मुसलमान ब्राह्मणियत का ही एक दंगल में एक पहलवान है। उसकी अपना ना कोई मुद्दा है और ना अपनी तरह का कोई सोच है। जो लीडर्स हैं मुसलमानों के, क्योंकि मुसलमान तो 68 भी जीत के आ चुके हैं, लेकिन उनके ज़माने में वही कानून बनते रहे, फिर 57 जीत के आए तब भी वही कानून बनते रहे, और उसी ज़माने में कैराना यानी कि मुजफ्फरनगर जैसा फसाद हो गया, बहुत सारे मुसलमान एमएलए बैठे हुए थे। अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी आ जाएगी तो उसका कुछ भी असर डाल पाएंगे, क्योंकि आप देखते हैं कि हैदराबाद में एक फसाद हुआ, वहाँ जेनोसाइड हुआ, आज तक एमआईएम ने वो बात नहीं उठाई कि उसका कमीशन बना था राम प्रसाद शर्मा कमीशन, उसको मज़र-ए-आम पे लाया जाए और मुल्क को बताया जाए कि कितना बड़ा कत्लेआम कांग्रेस ने के ज़माने में हुआ। उसी तरह से मुसलमान जो है वो अपनी आँख बंद कर रहा है, कितना बड़ा कत्लेआम समाजवादी पार्टी के ज़माने में हुआ है मुजफ्फरनगर में, और आज सारे के सारे केस बीजेपी ने वापस कर लिए और उन लोगों को जिन्होंने कत्ल किया है उनकी लीडरशिप हर जगह बढ़ाई जा रही है। अब चलिए बीजेपी का तो वो एजेंडा है, उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसी पार्टी के लोग जब समाजवादी पार्टी में आते हैं तो उन्हें तरजीह के तौर पर उनको टिकट दिया जा रहा है। तो अगर पार्टी बदल भी जाएगी सरकार में तब भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बस योगी जैसा जाहिल आदमी अगर हुकूमत से हट जाएगा तो आज पहली प्रायोरिटी है मुसलमान की, वो उसमें कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है मुसलमान यूपी की सियासत में 20% होते हुए भी। तो आप जो है अब आप मुसलमान के मौजू पर आए हैं। अभी हाल ही में जो है 7 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की, वो बज़ाहिर वो रिपोर्ट जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जारी की है, लेकिन वो रिपोर्ट तैयार की है सेंटर फॉर डेवलपिंग सोसाइटीज़, जो डॉक्टर आमिरुल्लाह खान उसके जो है तो चेयरमैन डायरेक्टर हैं, उन्होंने जारी की 76 सफ़ात की रिपोर्ट है। तो ये अपनी नौइयत की पहली रिपोर्ट है यूपी के मुसलमानों के ताल्लुक़ से। जैसा 70 रिपोर्ट थी उसी तरह की ये रिपोर्ट है जिसने ये बात साबित कर दी है कि यूपी के मुसलमान जो है
जो समाजी तरक्की के इशारे है उसमें सबसे नीचे चला गया है। तो ये इश्यूज़ जो है, जो ठोस इश्यूज़ है मुसलमानों के, तो ये जो वहाँ की जो मुस्लिम जो सियासतदान हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से लगे हुए हैं, वो क्यों नहीं रेस करते, इसको क्यों नहीं उठाते? क्या वजह क्या रही है? आप भी एक पार्टी से वाबस्ता रहे हैं इस जमात में आने से कबल जो है। देखिए, बीएसपी उस ज़माने में जिसकी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी के प्रिंसिपल पे चल रही थी, और हमेशा बीएसपी का जो लीडर अब होता था हाउस में वो मुसलमान होता था। और कांशीराम ने बीजेपी की मदद से सरकार बनाई थी, उस वक्त भी जो एजुकेशन मिनिस्टर था वो मुसलमान था। लेकिन अभी मुसलमानों का कुछ भी वहाँ पर कोई भी असर कायम नहीं रह गया है, क्योंकि जो आपने बात उठाई कि मुसलमान सबसे ज़्यादा पसमानदा उत्तर प्रदेश में हो गया है, उसकी वजह सियासत है सिर्फ। और सियासत में जो मुसलमानों की लीडरशिप है वो थर्ड रेटर्स हैं, यानी कि और सियासी लोगों के बराबर ना उनके पास अकल है, ना उनकी कोई आइडियोलॉजी है। अब ऐसे में अगर वो मुसलमान असेंबली में चुन के भी चले जाते हैं तो ये मसले तय नहीं हो पाएंगे। पहली बात, किसी भी पार्टी का इशू नहीं है जिसमें मुसलमानों के तरक्की के लिए और प्रोटेक्शन के लिए बात की जा रही हो, किसी के एजेंडे में नहीं है। यानी मुस्लिम इशू ही नहीं है सियासत का। तो जब मुस्लिम इशू नहीं है तब क्या होगा इन हालात में? जब पिछली बार 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनने से पहले मैनिफेस्टो आया था तो उसमें 14 इश्यूज़ थे जो मुसलमानों से मुताल्लिक़ थे। तो मुसलमान की लीडरशिप उनसे, अखिलेश यादव से बात नहीं पूछती है कि आपके उन 14 इश्यूज़ पे क्या हुआ। हमने उसके सिलसिले में वो भी था 18%, सब 18%, मतलब 14 इश्यूज़ थे। जी। तो उसमें कभी मुसलमान उस तरफ ध्यान नहीं देता है कि जो वायदा करके टिकट लिया गया है। आज तो अखिलेश ने कह दिया है कि ये इलेक्शन हम हिंदुत्व की बुनियाद पर लड़ेंगे, और उसको उन्होंने बिल्कुल साफ जाहिर भी कर दिया था जब उन्होंने कहा कि हम परशुराम जी की मूर्ति 108 फीट लंबी 3 शहरों में लगाएंगे। उसमें मायावती ने ये कहा कि हम 3 शहरों में नहीं, हम सारे उत्तर प्रदेश के शहरों में लगाएंगे। जब वो ये कहते हैं कि हमसे बड़ा हिंदू कौन है, तो इसका मतलब ये साफ है कि मुसलमान का पॉलिटिक्स में अब कोई रोल नहीं रह गया है, क्योंकि सियासत में हिंदू और मुसलमान होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सियासत में इंडियन होने की गुंजाइश है सिर्फ, और यहाँ के सिटीज़न होने की गुंजाइश थी। उसका नैरेटिव बदल दिया है और वो हिंदू मुसलमान के नाम पर इलेक्शन हो रहा है। तो अब सारी पार्टियाँ मुसलमान को दरकिनार करके सिर्फ हिंदू वोट लेती हैं, क्योंकि मुसलमान एक मजबूर वोटर है उत्तर प्रदेश में। तो ये अब ये जो रिपोर्ट में जो आई बड़ी तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, वो जो आए हैं तशवीशनाक हक़ाइक़ है कि भाई चाइल्ड लेबर जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पर यूपी में बताया गया है कि मुसलमानों में सबसे ज़्यादा है। तालीम में भी जो है बताया गया है कि नाखानदगी के लिहाज से जो है शरअ नाखानदगी सबसे ज़्यादा मुसलमानों में है। और ये बताया गया है कि 15 साल के एज ग्रुप के जो आबादी है मुसलमानों की, उसमें 71% ऐसे है या तो नाखानदा है या मुश्किल से प्राइमरी सतह तक तालीम हासिल किए हुए हैं। ये ऐसे फिगर्स है। और फिर दूसरी बात जो है, जिस तरह से दूसरे जो सरकारी इदारे हैं जहाँ यूपी में जो है ओबीसीज़ को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, मुसलमान भी कुछ तबक़ात ओबीसी में आते हैं, लेकिन उनको वो वहाँ पे वो मौके नहीं मिल रहे हैं। 2%, 3% इस तरह से जा रहा है। तो ये सब जो सूरत हाल है, इसको कभी भी कोई ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं कि यूपी का कोई लीडर इस पर टच करता है या इस इश्यूज़ को जो है तो रेस करता है, उठाता है। क्या वजह क्या रही है आपके ख्याल में? जो क्या साइकी क्या बनी हुई है वहाँ जो मुसलमानों की? रिपोर्ट बनाने वाले हैं और उसको शाया करने वाले हैं, सबसे पहले तो उन पे बात कर ली जाए कि जो रिपोर्ट बनाने वाले हैं और उसको ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं उनके बारे में बताइए कि उन्होंने यूपी की जो तकलीफ़ें हैं वो तो मुल्क के सामने लाए। सबसे पहले हैदराबाद की तकलीफ़ें सामने लाएं। वहाँ पर जितनी गरीबी और अमीरी के बीच में फ़र्क है, और जितना अमीर आगे है, और वहाँ पर जिस तरह से वक्फ प्रॉपर्टीज़ की तबाही हुई है, वो एक अलमिया है जो पूरे मुल्क के सामने आना चाहिए। रिपोर्ट बनाने से पहले नहीं रिपोर्ट इनकी नहीं बनाई हुई है। मैं यही कह रहा हूँ कि वो रिपोर्ट उन्हीं लोगों की बनाई हुई है जो उन इलाकों के हैं जिन्होंने कभी अपने इलाकों पे ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश की अहमियत मुसलमानों के लिए इसलिए ज़्यादा है कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 20% मुसलमान है, लेकिन लीडरलेस है। और जो सियासी पार्टियां मुसलमान के नाम पर सियासत कर रही हैं
वो बहमीनियत के खतूत पे सियासत करती हैं। यानी वहाँ एक लीडर है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, मुसलमानों की जहन साजी नहीं है, उनकी किरदार साजी नहीं हुई है, उनमें भी भेदभाव करने का और मुल्क हुकूमत पे कब्ज़ा कर लेने का और अपनी ज़ाती इनफरादी तौर पे ताकत बढ़ाने का और उन्हीं खतूत पे काम करने का उनका रिवाज है और उनकी आदत है, जो बहमीनियत ने उन्हें सिखाया है। तो जब आप किसी दूसरी की क़यादत में काम करते हैं या किसी और के एजेंडे पे काम करते हैं या किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं, तो फिर आपकी हैसियत ऐसी रहेगी। मुसलमानों में जब तक कि कैडर साजी करके और जगह जगह उन एक हिंदू और मुसलमान जो हमारी तरह से इक्वली सफ़र कर रहे हैं, उनके दरमियान एक तवाज़ुन कायम करके और सियासत को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर नहीं किया जाएगा, सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर किया जाएगा, जब तक मुल्क में हर बार बात दोहराई जाएगी कि यूपी का इलेक्शन है 20% मुसलमान है और कोई असर नहीं है। वो असर जब ही हो सकता है, इफ़ेक्टिव मुसलमान जब ही हो सकता है जब मुनज़्ज़म हो जाए और अपने साथ और अपनी तरह से जिस तरह से लोग सफ़र कर रहे हैं उनको साथ मिलाने की सियासत करे, यानी इंक्लूसिव सियासत करे। ये जज्बात की सियासत नहीं होगी, ये सियासत होगी जो मसले हैं ज़िंदगी के उनके ऊपर, क्योंकि हम शहरी हैं और शहरी के तौर पे करें और हिंदू मुसलमान के तरह पे सियासत करेंगे तो हम मुसलमान हमेशा हारेगा और वोट बैंक रहेगा। आप बहुत सही तशख़ीस कर रहे हैं सियासी तौर पर। अब इस वक्त जो है जो इंतखाबात हो रहे हैं, यूपी में इंतखाबात हो रहे हैं, उसमें 4 बड़ी पार्टियां हैं। एक तो है हुक्मरान जमात बीजेपी है, दूसरा जो है अपोजिशन में जो रही है सबसे बड़ी जमात जो है समाजवादी पार्टी है, उसका अलायंस है राष्ट्रीय लोक दल और दूसरी छोटी छोटी पार्टियों के साथ है, वो एक है। तीसरा है बहुजन समाज पार्टी है, चौथी है कांग्रेस है, फिर अलग से कुछ मुस्लिम जमातें हैं इधर उधर, उनके वो कुछ ग्रुप बने हुए हैं। यानी मुसलमानों को 5 रुखी मुकाबला ये करना पड़ रहा है और आम जो है जो दूसरे वोटर है, गैर मुस्लिम वोटर है, उनके लिए 4 रुखी मुकाबला है। तो अब ये जो सूरत हाल है, इसमें मुसलमानों का क्या सियासी मौक़िफ़ होना चाहिए आपके ख्याल से? क्या सियासी रवैया होना चाहिए, इंतखाबी रवैया होना चाहिए? जब तक कि मुसलमानों की जहन साजी हो के एक मुनज़्ज़म अंदाज में, ऑर्गेनाइज अंदाज में, संगठित अंदाज में वोट करने की आदत नहीं पड़ती, जब तक कोई मौक़िफ़ नहीं हो सकता। अभी मुसलमानों का मौक़िफ़ ये है जो हमेशा इलेक्शन से पहले होता है कि जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाने वाली पार्टी है उनको किसी तरह से डिथ्रोन किया जाए, गद्दी से हटाया जाए। और उस वक्त उनके सामने ये चॉइस नहीं होती है कि कौन सी पार्टी उनका भला करेगी। ये दिल्ली में भी होता है, केजरीवाल को इसलिए वोट करते हैं कि बीजेपी को हटाना है। आज योगी को हटाना है तो मुसलमान के सामने चॉइस नहीं है, वो कहती है समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। अब समाजवादी पार्टी का कितना बड़ा तारीख़ है, कितना इतिहास है, कितनी वो तो मालूम है सबको। अभी क्या जो है आंध्र प्रदेश है वहाँ मुसलमान मजबूर वोटर है, तेलंगाना में मुसलमान वोटर मजबूर है, वो ना चाहते हुए भी उस वोट उसी को करता है। अभी अपनी कारनामों को छिपाने के लिए या फिर अपने को कानून से बचाने के लिए मुसलमानों की पार्टियां वहाँ पर क्या करती हैं, उस पार्टी को सपोर्ट करती हैं जो हुकूमत बनाने वाली है। तो जो मुसलमान है वो बॉन्डेड वोटर है, वो वोट बैंक है, उसकी हैसियत अपनी नहीं है। तो फिर ऐसे में मुसलमान एकेडमिक्स में बैठ के बात करता है, उसका कोई ताल्लुक़ उन जगहों से नहीं है जहाँ मुसलमान अपने प्रोटेक्शन के लिए जगह जगह बट के, जहाँ पर उसका कनेक्शन होता है लोकल लेवल पे, उस पार्टी को वोट करता है। मुसलमान कहीं पर भी एक पार्टी को वोट नहीं करता, लेकिन सिर्फ एक बात आम है कि वो इस वक्त ये चाहता है कि उसका आगे प्रोटेक्शन हो। और इस तरह से जिस तरह से जायदादों को नीलाम किया गया, जब्त कर ली गई, जिस तरह से 22 बच्चों को एक दिन में सीधे गोलियां मार दी गई सीए के नाम पे, जिस तरह से 5 साल तक इनकाउंटर्स होते रहे और मुसलमान जेल में जाते रहे, यूएपीए लगाया जाता रहा, तो मुसलमानों की ख्वाहिश है कि किसी तरह से इस सरकार से निजात मिल जाए और कोई भी दूसरी सरकार आए, वो हमें कोई तरक्की तो नहीं देने वाली है, लेकिन कम से कम इतनी तकलीफ वजूद तो खतरा नहीं रहेगा। यानी आप कहना चाह रहे कि सिक्योरिटी जो है मुसलमानों के पास जो है सिक्योरिटी का इशू जो है तो हावी है इस वक्त। जी, अभी यूपी में मुसलमानों का पहला जो तवज्जो है वो अपने को बचाने का है और किसी तरह से अपने वजूद को बचाने का है, तरक्की करने का नहीं। क्योंकि तरक्की तो 70 साल में 76 कमेटी रिपोर्ट में ये कांग्रेस ने आके आया कर दिया मुल्क के सामने कि हमने मुसलमानों को इस मुल्क का सबसे पसमानदा तबका बना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया शरफुद्दीन अहमद साहब, साला न्यूज़ से बात करने के लिए। आपने कई अहम नुकात की तरफ तवज्जो दिलाई और यूपी का जो माहौल है, इंतखाबी माहौल है, मुसलमानों का क्या सियासी मौक़िफ़ होगा उससे भी आगाह कराया। उन्होंने बताया कि इस वक्त सबसे अहम जो मसला मुसलमानों को दरपेश है वो है उनकी सलामती का मसला है
और जो मौजूदा हुकूमत है उसके ज़माने में, उसके दौर में जो है मुसलमानों पे काफ़ी जुल्म सितम हुए हैं, इनकाउंटर हुए हैं। वही CAA के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही थी उस दौरान भी काफ़ी जुल्म ज़्यादती हुई है। तो उससे किसी न किसी तरह से वहाँ का मुसलमान जो है निजात हासिल करना चाहता है, इस हुकूमत से निजात हासिल करना चाहता है। अब ये देखना है कि जो पहला मरहला 58 सीटें का होने वाला है उसमें मुसलमानों का क्या रवैया होता है, क्योंकि मगरबी उत्तर प्रदेश के ये इलाके में मुसलमानों की लगभग आबादी 40% है। हर ज़िले में 40%, 35%, कहीं पर 50% है। अब पहले मरहले के जो रुझानात है अभी तक तो वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आए हैं, कुछ दिनों में जो है ये बात वाज़ेह हो जाएगी। कैमरामैन ज़ीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।